दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी का जो इम्पोर्टेंट रिलीफ अभी मिला है उसके बारे में। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ये ऑर्डर्स जानना, ये रिलीफ जानना, क्योंकि अगर आपके साथ भी सिमिलर इस तरह के केसेस हैं या आपके क्लाइंट्स के साथ इस तरह के केसेस हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जो मैं रेगुलर बेसिस पर ये ऑर्डर्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए इसे तो जानेंगे ही, साथ ही रिवोकेशन का भी जो है अपडेट लेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं इस इम्पॉर्टेंट ऑर्डर के साथ। इसे ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये आप सभी के लिए। तो ओशन स्पार्कल लिमिटेड का केस है। जो ओशन स्पार्कल लिमिटेड है, अपीलेंट है, उसने फाइल की है ये रिट पिटीशन, और इस रिट पिटीशन नंबर 9162 के अंदर उन्होंने चैलेंज किया है असेसमेंट ऑर्डर जो कि पास किया गया था उनके अगेंस्ट मार्च 17 को। किस बेसिस पर उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन लेड इन सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 के जो प्रोविजन हैं उस असेसमेंट ऑर्डर में उनको कंप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, तो इस बेसिस पर उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया है। The Honorable High Court of Andhra Pradesh ने by referring to Chapter 15 of the Act dealing with demands and recovery का जो चैप्टर है नोट किया, जो हाई कोर्ट ने नोट किया रेलिवेंस ऑफ सेक्शन 75 सबसेक्शन 4, यानी कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 जो रिमांड एंड रिकवरी कवर करता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, इस सेक्शन में ये कहा गया है, वेयर ए पर्सन इज चार्जेबल विद टैक्स एंड पेनल्टी, जब आप किसी व्यक्ति पर टैक्स एंड पेनल्टी लगाते हैं और इन केस एनी एडवर्स एक्शन उसके अगेंस्ट लेते हैं, such person under this act an opportunity of hearing must be provided to him on his request। तो उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट पर जिस पर आप टैक्स पेनल्टी या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहे हैं, एडवर्स एक्शन ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा उसकी रिक्वेस्ट पर। नोटेड सच अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इज इंडिस्पेंसेबल एंड इज़ ऑलवेज टू बी फॉलोड स्क्रपलेसली। ठीक है, साथ ही उन्होंने नोट किया है कि ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है ये कितनी आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है और इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। Noted that where assessing authority initiated adverse action against the appellant, जब assessment authority ने अपीलियंट के अगेंस्ट एडवर्स एक्शन लिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अपीलियंट फेलिंग टू फाइल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द शो कोस नोटिस, यानी कि हुआ क्या था, जो अपीलियंट है उसने शो कोस नोटिस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किए, जिसकी वजह से असेसमेंट अथॉरिटी ने स्टार्ट किया एडवर्स एक्शन। द असेसमेंट अथॉरिटी कन्फर्म्ड द डिमांड, और उन्होंने डिमांड कंफर्म कर दी असेसमेंट अथॉरिटी ने। डूइंग सो असेसमेंट अथॉरिटी शुड हैव फॉलोड द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स विच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 scrupulously, held that impugned orders set aside not only on the ground of deviation from the mandatory provision of section 75 subsection 4 but also on the grounds of violation of principle of natural justice। तो यहाँ पे असेसमेंट अथॉरिटी ने जो एडवर्स एक्शन जो है लिया अगेंस्ट द अपीलियंट जिसने अपील फाइल की थी, और जो डिमांड है उसे कंफर्म किया, लेकिन उन्होंने सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 के जो प्रोविज़न है उनको फॉलो नहीं किया, जो कि कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए हर केस के अंदर, बहुत ही आवश्यक है। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं प्रोवाइड की अपीलियंट को। तो ये तो रीज़न था ही कि उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया, साथ ही ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी उन्होंने वायलेट किया असेसमेंट अथॉरिटी ने। द मैटर देयर बाय फॉर रिमार्क बैक टू द असेसमेंट अथॉरिटी के पास इस मैटर को दोबारा भेज दिया गया फॉर पासिंग अप्रोप्रिएट ऑर्डर आप पास कीजिए आफ्टर गिविंग द अपीलेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो अपीलेंट को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए और उसके बाद अपना ऑर्डर जो है वो आप पास कीजिए। तो ये मैटर जो है दोबारा से भेज दिया गया असेसमेंट अथॉरिटी के पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस तरह के केसेस का रेफरेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं केसेस आप सभी के लिए। चलिए अब रिवोकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों रिवोकेशन में जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि राइट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ही बैडली अफेक्ट हो रहा है। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आप लेकर के आए हैं, लेकिन रिवोकेशन का ऑप्शन आपने नहीं दिया है, जिसकी वजह से अराउंड 16 लाख टैक्स पेयर्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं
हैं, दे वांट टू कम ऑन द पाथ ऑफ कंप्लायंस, वो दोबारा से करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो मेन रीज़न यही रहा होगा कि लेट फीस बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गई होगी, लेट फीस बहुत ज़्यादा लग गई होगी, जिस वजह से उन्होंने फाइलिंग नहीं की होगी। और अब आप उन्हें एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट दे रहे हैं और आप रिवोकेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं, और बाद में अगर आप रिवोकेशन अलाउ करते हैं तो वो उसका भी कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि पहले भी मे बी रीज़न यही हो सकते हैं कि लेट फीस की वजह से उन्होंने फाइलिंग ना करी हो, और एमनेस्टी स्कीम जाने के बाद अगर आप रिवोकेशन लेके आएंगे तो सिचुएशन विल बी सेम, जिसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। तो कंप्लायंस के पाथ पर आना चाहते हैं लेकिन लॉ उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेल भेजी गई है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जीएसटी काउंसिल के पास, और यहाँ पे कितनी सारी ये रिप्रेजेंटेशंस आप देख पा रहे हैं जो कि जा चुकी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास आप सभी की रिवोकेशन रिक्वेस्ट को लेकर के। ये रिप्रेजेंटेशंस आपके सामने मैंने ओपन की है, डिटेल में इनको डिस्कस मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि सभी के अंदर जो है रिवोकेशन का ही मुद्दा उठाया गया है। तो ये रिप्रेजेंटेशंस आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी सारी जो एसोसिएशंस हैं वो आगे आई हैं, आपको भी इसका सपोर्ट दिखाना है। इसका ट्वीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा ताकि जल्दी ही इस पर कोई स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाए। साथ ही रिवोकेशन लाना जो है अभी इतना यूज़फुल नहीं रहेगा अगर आप एमनेस्टी को एक्सटेंड नहीं करोगे या किसी तरह की कोई एक्सटेंशन या रिलीफ उनके लिए नहीं लाओगे। तो इसे सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा ताकि जिस तरह से आपकी सपोर्ट से एमनेस्टी स्कीम दोबारा से वापस आ पाई है, ये जो रिवोकेशन के लिए हम बैटल कर रहे हैं इसके अंदर भी सक्सेस मिले।